नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरीवर्स हिंदी में, जहां हर कहानी के पीछे छुपा होता है एक अनोखा सच। आज हम एक ऐसी कहानी या यूं कहें कि एक ऐसे एक्सप्लेनर पर बात करने वाले हैं जो हमारी और आपकी आज की पहचान से जुड़ा है। लेकिन इसका सच वो दिमाग घुमाने वाला है। तो चलिए बिना वक्त जाया किए सीधे शुरू करते हैं। जरा खुद सोचिए, जिस महान सम्राट ने हमारे भारत को तिरंगे का वो अशोका चक्र दिया, हमारा राष्ट्रीय प्रतीक, वो 4 शेरों वाला लायन कैपिटल दिया, वही शक्तिशाली शासक इतिहास के पन्नों से करीब 2000 साल तक, जी हाँ 2000 साल तक बिल्कुल गायब था। सुनने में ही अजीब लगता है ना? जो चीज़ रोज हमारी जिंदगी में इतनी अहमियत रखती है, उसका क्रिएटर सदियों तक एक अनजान नाम कैसे रह सकता है? और पता है इस मिस्ट्री को और गहरा क्या बनाता है? उनके साम्राज्य का साइज। इस नक्शे को देखिए, अपने चरम पर ये मौर्य साम्राज्य पश्चिम में आज के अफगानिस्तान से लेकर ठीक पूर्व में आज के बांग्लादेश तक फैला हुआ था। पाटलिपुत्रा इनकी राजधानी थी। इतने विशाल एरिया पर राज करने वाला, पूरे एशिया में बौद्ध धर्म को फैलाने वाला इतना महान शासक अचानक हिस्ट्री के रिकॉर्ड से बिल्कुल छूमंतर हो गया। ये सच में हैरान करने वाला है। तो चलिए इसके पहले हिस्से पर चलते हैं, सत्ता का उदय और कलिंगा का निर्णायक मोड़। इस रहस्य की तह तक जाने के लिए हमें उनके मगध सिंहासन तक पहुंचने के उस खून खराबे वाले सफर को सबसे पहले समझना होगा। इस टाइमलाइन पर नजर डालें तो सारी कड़ियां जुड़ने लगती हैं। उनका जन्म हुआ करीब 304 ईसा पूर्व यानी बीसीई में। फिर लगभग 268 बीसीई में उन्होंने इस विशाल मौर्य साम्राज्य की बागडोर अपने हाथ में ली। लेकिन इनके शासन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया राज्याभिषेक के ठीक 8 साल बाद, यानी लगभग 260 बीसीई में। यही वो वक्त था कलिंग युद्ध का। कलिंग की क्रूर विजय, हिस्ट्री का एक ऐसा काला सच जिसने लिटरली सब कुछ बदलकर रख दिया। अशोक ने एक बेहद भयानक, खून से सनी जंग के बाद कलिंगा जीता। इस मैसिव मिलिट्री कैंपेन ने उनका एम्पायर तो सुरक्षित कर दिया, पर इसने अशोक के आगे के पूरे शासन का रास्ता ही पलट दिया। इस युद्ध के हॉरर्स देखने के कुछ ही सालों बाद वो धीरे धीरे बौद्ध धर्म की तरफ मुड़ने लगे। यहाँ से शुरू होता है दूसरा हिस्सा, धम्म का मार्ग। खून खराबे और वॉर के ठीक बाद अचानक एक 180 डिग्री टर्न आया। एक ऐसी अप्रोच जहां तलवार की जगह नैतिकता और सोशल वेलफेयर ने ले ली। उन्होंने खुद को धम्मा के लिए पूरी तरह समर्पित कर दिया। अब देखें, आमतौर पर हम सोचते हैं कि धम्मा सिर्फ एक धार्मिक कॉन्सेप्ट है, राइट? पर मॉडर्न हिस्टोरियंस मानते हैं कि ये सिर्फ धार्मिक श्रद्धा नहीं थी। एक्चुअली ये एक मास्टर स्ट्रोक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी थी। अशोक का साम्राज्य इतना बड़ा और विविधताओं से भरा था, उन सभी अलग अलग लोगों और कल्चर्स को एक झंडे के नीचे बांधकर रखने के लिए धम्मा एक बहुत ही पावरफुल नैतिक और राजनीतिक विचारधारा बन गया। इसे प्रैक्टिकली जमीन पर कैसे उतारा गया? उन्होंने धम्मा महामत्ताज नाम के नए स्पेशल ऑफिसर्स अपॉइंट किए। इनका मेन काम था बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों और अलग अलग ग्रुप्स का कल्याण देखना। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी दोस्तों। इस धम्मा आइडियोलॉजी को फैलाने के लिए उन्होंने दूर दूर तक, यहाँ तक कि पश्चिम एशिया के हेलेनिस्टिक यानी यूनानी राज्यों तक अपने डिप्लोमैटिक मिशंस भेजे। सोचिए, उस जमाने में ऐसी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, उनकी सोच वाकई अपने वक्त से बहुत आगे थी। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, इतिहास बनाम किंवदंतियां। यहाँ एक बड़ा पेज है, एक असली शासक और उसके आसपास बुनी गई कहानियां। जब आप इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास सामने आता है। देखिए, एक तरफ तो अशोक के खुद के बनवाए शिलालेख यानी रॉक एडिक्ट्स हैं, जहां वो खुद को एक परफेक्ट, दयालु और कल्याणकारी शासक बताते हैं। स्कॉलर्स मानते हैं कि इन एडिक्ट्स को एक नेता के प्रोपेगेंडा की तरह भी देख सकते हैं, अपनी एक अच्छी छवि दिखाने का तरीका। और दूसरी तरफ है सदियों बाद लिखी गई बौद्ध कथाएं, जिनमें अशोक को एक आदर्श और महान सम्राट के रूप में इतना बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया है कि पूछिए मत। इन लेजेंड्स में ऐसी बातें हैं जिन पर हजम करना थोड़ा मुश्किल है। अशोकावदाना कथा के अनुसार बचपन में अशोक ने उन्हें परेशान करने वाले 500 ब्राह्मणों को लिटरली खा लिया था। या फिर वो पिछले जन्म की कहानी जहां उन्होंने एक बच्चे के रूप में गौतम बुद्ध को खाना समझकर मिट्टी दान की थी। या फिर ये हैरत अंगेज क्लेम कि जब उनका दाह संस्कार हुआ तो उनकी चिता 7 दिन और 7 रात तक लगातार जलती रही।
ये सब दिखाता है कि हिस्टोरियंस को मिथ्स और फैक्ट्स को अलग करने में कितना एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ता है। तो आखिरी हिस्सा, एक भूली हुई विरासत की खोज। ये हिस्टोरिकल ट्रूथ आखिर शैडोज से बाहर कैसे आया? चलिए चलते हैं 19वीं सेंचुरी में, और यकीन मानिए ये डिस्कवरी किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। भारत भूमि पर सदियों से ये विशाल पत्थर के स्तंभ और बड़े बड़े शिलालेख सबके सामने बिल्कुल प्लेन साइट में खड़े थे। पत्थर वहीं थे, उन पर उकेरी गई लिपि भी वही थी, पर प्रॉब्लम ये थी कि सदियों तक कोई इन्हें पढ़ ही नहीं पाया। ये एक ऐसी लॉस्ट लैंग्वेज बन चुकी थी जिसे पूरी दुनिया भूल चुकी थी। और फिर 19वीं शताब्दी में एक मैसिव ब्रेक थ्रू हुआ। जेम्स प्रिंसेप नाम के एक विद्वान ने आखिरकार इस प्राचीन ब्रह्मी लिपि का कोड क्रैक कर ही लिया। जब उन्होंने इसे डिसाइफर किया तो उन्हें बार बार एक टाइटल मिला, प्रियदासी, जिसका मतलब है देवताओं का प्रिय। शुरू में उन्हें लगा कि शायद ये श्रीलंका का कोई राजा है, लेकिन जब मास्की शिलालेख जैसे और सॉलिड प्रूफ्स सामने आए तो सस्पेंस खत्म हुआ। ये प्रियदासी कोई और नहीं, महान सम्राट अशोक ही थे। क्या माइंड ब्लोइंग डिस्कवरी थी ये! आधुनिक इतिहासकार रोमिला थापर इस पर बहुत सही बात कहती हैं। वो कहती हैं कि हमें अशोक को सिर्फ एक धार्मिक राजा नहीं, बल्कि एक शार्प स्टेट्समैन या राजनेता की तरह देखना चाहिए। उनका धम्मा किसी आसमानी प्रेरणा से नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल जरूरत से आया था, ताकि सोसाइटी में नैतिकता और यूनिटी बन सके। वो कोई कंप्लीटली फ्लॉलेस राजा नहीं थे, पर हाँ, उनकी समझ अपने दौर से वाकई बहुत आगे थी। सोचो दोस्तों, क्या ये सबसे बड़ा पैराडॉक्स नहीं है? एक ऐसी हस्ती जो हिस्ट्री में 2000 साल तक लिटरली इनविजिबल रही, वही आज मॉडर्न इंडिया के सबसे अमर प्रतीकों में हर रोज जिंदा है। आज जब भी हम अपने तिरंगे में चक्र देखते हैं या करेंसी नोट्स और सरकारी फाइल्स पर वो 4 शेर देखते हैं, हम दरअसल उसी भूले हुए सम्राट की लेगेसी को ही अपने हाथों में थामे होते हैं। तो अगली बार जब भी तिरंगे पर नजर पड़े तो जरूर सोचना, हिस्ट्री के इन पन्नों में ऐसे ना जाने कितने और महान राज दफन होंगे जो बस बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली रोमांचक कहानी के साथ, सिर्फ स्टोरीवर्स हिंदी पर।